Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, जो कि अपने बीच में चलते हुए ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर फाइनली एक सेटलमेंट पर पहुंच गए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल इन डिटेल। देखिए, एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। एक डिस्प्यूट इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में चल रहा है, जो कि 2019 का है, व्हेन ब्रसल्स टुक इंडिया टू द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। ईयू ने कॉन्टेस्ट किया कि इंडिया का जो इम्पोजिशन है ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ आईसीटी प्रोडक्ट्स, चाहे मोबाइल फ़ोन्स की बात कर लें, उनके कंपोनेंट्स की बात कर लें, बेस स्टेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें। सो ईयू ने यहाँ पर आर्ग्यू किया कि ये जो ड्यूटीज़ हैं, ये इतनी ज़्यादा हैं कि ये कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूटीओ का ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स हैं, उनको यहाँ पर हार्म कर रही हैं और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से 600 यूरो मिलियन का आप देखेंगे टैक्स एक्सपोर्ट जो हो रहा है टू इंडिया, वो यहाँ पर हैम्पर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इसी के चलते इंडिया यहाँ पर फाइनली ये जो प्रॉब्लम है विद रिलेटेड विद द आईसीटी प्रोडक्ट्स लाइक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, उनको लेकर यहाँ पर एक फाइनल सेटलमेंट्स की ओर जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं, क्या हमें इसके बारे में पढ़ना है? नहीं, हमें डायरेक्टली समझना है इम्पॉर्टेंट थिंग डब्ल्यूटीओ के बारे में और इसके ट्रेड डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो आप याद रखेंगे, इसे 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर काम करती हुई हमें नज़र आती है। हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं अगर हम, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक बॉडी होती थी विच इज़ दी गेट, GATT, जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जानते थे 1948। हालांकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और इसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की आवश्यकता हुई, जिसका परिणाम था मैराकश एग्रीमेंट। और उसी के बाद 1 जनवरी 1995 को हमें देखने मिल गया था पिक्चर में WTO। और इसी के साथ 164 मेंबर्स के साथ WTO आज की डेट में लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनकर आ जाता है, जिसके मेंबर स्टेट 98% ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल GDP को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। रोल क्या प्ले करता है? देखिए, इट्स नेम सेज एवरीथिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ट्रेड को फैसिलिटेट करना, गुड्स और सर्विसेज को फैसिलिटेट करना, साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनके बारे में बातचीत करने का इनका काम होता है। अलॉन्ग विद इट ये नेगोशिएशन करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स में। साथ ही जो टैरिफ्स हैं, कोटाज हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड मार्केट जो है वो यहाँ पर बिगड़ सकता है, उसको भी रिजॉल्व करने का काम WTO के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्यूट मैकेनिज्म सेटलमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरफ बात करती है, जो कि ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड अगर किसी कंट्री के बीच में किसी भी तरीके का कोई इशू आता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए काम करती हैं। चलिए WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में समझते हैं। तो इसी को कई बार हम क्राउन ज्वेल के नाम से जानते हैं। आप याद रखेंगे, क्राउन ज्वेल का टाइटल इसको दिया जाता है, विच इज़ दी WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। यूजुअली हम इसे DSS के नाम से भी जानते हैं। DSS की बात करें तो ये बेसिकली 2 टायर्ड सिस्टम हमें देखने मिलता है, जहाँ पर एक अपीलेट बॉडी होती है और जो कि इसका एक सेकंड टायर के रूप में काम करती है। अपीलेट बॉडी यहाँ पर बात करें तो ये जितनी भी अपील्स WTO में की जाती हैं उनको सुनती है। अपीलेट बॉडी की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1995 और 1995 के बीच में, जहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। चलिए, तो ये था WTO के बारे में। साथ ही आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे बताएंगे कि WTO का हेड क्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? कमेंट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। समझते हैं क्राइम ऑफ एडल्ट्री, व्यभिचारिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल यहाँ पर आई है, क्या रूलिंग हमें देखने मिली है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए हुआ क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हमने रिसेंट के वीडियोस में डिस्कस भी किया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले। हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा अडल्ट्री के लेकर।
पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सजेस्ट किया है कि एडल्ट्री को हमें रीइंस्टीट्यूट करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें इसको क्रिमिनल डिक्लेयर करने की आवश्यकता है इन दी भारतीय न्याय संहिता 2023, और जो प्रपोज्ड लॉ है ये रिप्लेस करने वाला है, आप सभी को पता है, इंडियन पीनल कोड 1860 को। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर एडल्ट्री होती क्या है, क्या क्या लीगल प्रोविजंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, 2018 तक की अगर हम बात करें तो आईपीसी के अंदर एक सेक्शन होता था विच इज सेक्शन 497, जो कि डिफाइन करता था अडल्ट्री को। अडल्ट्री मतलब व्यभिचारिता, दैट मीन्स आपके शादीशुदा रहते हुए आपके एक से ज़्यादा संबंध आपकी शादी के अलावा आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसे ही अडल्ट्री कहा जाता है। बेसिकली सेक्शन 497 की अगर हम बात करें तो इसके तहत 2018 तक एडल्ट्री को क्राइम माना जाता था, लेकिन 2018 की एक रूलिंग के बाद ओनली मैन कुड बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 497, और एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। यहाँ पर विमेंस को एडल्ट्री के क्राइम से बाहर रख दिया गया। अब हमें एक पूरा का पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। देखिए, एक 5 जजेस की बेंच यहाँ पर बैठी, इस समय हमारे चीफ जस्टिस इंडिया के थे मिस्टर दीपक मिश्रा, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो सेक्शन 198 है आईपीसी का, ठीक है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जो कि प्रोसीजर से डील करता है फॉर द फाइलिंग अ कंप्लेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो जो हस्बैंड है ओनली दे कुड अलोन कुड कंप्लेंट अगेंस्ट अडल्ट्री, जबकि जो कि अडल्ट्रस मैन की जो वाइफ हैं इनके पास कोई भी राइट आपको नहीं देखने मिलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, लगभग 158 साल पुराने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया और बोला गया कि भाई आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वहीं आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें और आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इसका वायलेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दोनों इंडिविजुअल, ठीक है, इसका पार्ट होते हैं अगर कोई भी एक चीट करता है, बट टू अटैच क्रिमिनलिटी टू आइडेंटिफाई इट गोइंग टू फार, हाउ मैरिड कपल डील्स विद द अडल्ट्री इज एब्सोल्यूट अ मैटर ऑफ देयर ओन प्राइवेसी। ओके, सो सेक्शन 497 की यहाँ पर बात की जा रही है। अब चलिए हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा इस पूरे के पूरे हाईलाइटेड सेक्शन की एक बार हम रीडिंग लगा लेते हैं कि हूसोएवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ पर्सन हु इज एंड whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or convenience of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery. In such case the wife shall not be punishable as an abettor. ओके तो ये निर्णय यहाँ पर लिया गया था। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या यहाँ पर बात की जा रही है, हाउस पैनल का रिकमेंडेशन क्या है। एक 350 पेजेस की यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसके अंदर बात किया गया कि एडल्ट्री को यहाँ पर रीइंस्टेट किया जाना चाहिए एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, बट इसको ऐसा नहीं रखना होगा कि भाई महिलाओं को इसमें पनिशमेंट दिया जाए या मेंस को इसमें पनिशमेंट दिया जाए, रादर इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल फॉर द बोथ मैन एज वेल एज फॉर वुमेन। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है सेक्शन 497 का, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो केवल और केवल मैन है इनको ही पनिश किया जाएगा एडल्ट्री को लेके। सो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड जहाँ पर बात की जा रही है कि भाई ये जेंडरल न्यूट्रल नहीं है। व्हेन इट कम्स टू अडल्ट्री तो दोनों के पास ही अधिकार होते हैं कि दोनों को ही एग्जैक्टली सही तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सके। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करने वाले हैं हम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी टेम्पर द यूफोरिया। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी एक सेमी एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करी है विच इज़ द नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस। अक्टूबर 23 की ये एक रिपोर्ट है जिसने रिवाइज किया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को, और 2023-24 के लिए इसको 6.3 माना है। 6.3 आप देखेंगे इंडिया का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था कि हम एस्टिमेट करके चल रहे थे कि 6.1% की ग्रोथ हमें देखने मिलेगी, उसको यहाँ पर आईएमएफ ने रिवाइज कर दिया है। चलिए रिपोर्ट्स के कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। इस रिपोर्ट में माना गया है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक
ट्रेंड है वो कोविड-19 के बाद बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव हमें देखने मिला है। इंडिया के इनिशियली केसेस की अगर हम बात करें तो वर्स्ट इफेक्टेड कंट्री रही है जिसने स्टीप रिकवरी अपनी दिखाई है जीडीपी के मामले में बाय 25.6% इन दी 2020 अलोन। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो इंडिया का जो रियल एनुअल जीडीपी ग्रोथ है वो हालांकि यहाँ पर स्लो देखने के लिए मिला है फ्रॉम 6.8% जो कि 2016-17 में था, वहीं 19-20 की अगर हम बात करें तो 2.8% हमें कम देखने मिला है बिफोर द पैंडमिक। वहीं अगर हम रियल कैपिटल इनकम की बात करें तो जो कि हायर थी 2021-22 में, ये हमें लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंसर्न और क्रिटिसिज्म पे अगर फोकस किया जाए तो इस रिकवरी के अलावा जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, इक्वालिटी को लेकर और इन्फ्लेशन को लेकर। लगातार जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है विच इज़ problematic for each one of us। चलिए, इसी के अलावा अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान और उससे रिलेटेड कुछ चैलेंजेस को भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। गालवान क्राइसिस से हमें सामना करना पड़ा, चाइनीज़ इम्पोर्ट को हमने यहाँ पर रिड्यूस करा जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है विद चाइना। और इसी के कारण आप देखेंगे इंडिया और चाइना का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वहाँ पर इंडिया का एक्सपोर्ट जहाँ एक तरफ कम हुआ है वहीं इंडिया का इंपोर्ट लगातार बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। ओके, तो ये थे कुछ छोटे से हाइलाइट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी के लिए और बैलेंस ट्रेड ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया था 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1945 में जब एक मीटिंग हुई थी तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के साथ ही आईएमएफ को भी इस्टेब्लिश किया गया था। मुख्य उद्देश्य था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कंडीशंस हो चुकी थी, जो डिटोरिएट कंडीशन थी जिससे सारी कंट्रीज फेस कर रही थी, उससे यहाँ पर बाहर निकल कर आना। अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बढ़ाना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखना, इंटरनेशनल ट्रेड को मेंटेन करना, हाई एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी को कम करना, वर्ल्ड में मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ पे ध्यान देना, पॉलिसीज़ बनाना, पॉलिसीज़ को लेकर एडवाइजरी देना और एक एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना आईएमएफ का काम है। आईएमएफ के अगर हम मिशंस के बारे में बात करें तो बेसिकली 3 क्रिटिकल मिशन पे आईएमएफ काम करता हुआ हमें नज़र आता है। पहला तो मॉनेटरी कोऑपरेशन, साथ ही ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। ऐसी पॉलिसीज़ जो कि ट्रेड को हार्म करती हैं, किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को नुकसान पहुंचाती है, उनको डिस्करेज करता है। साथ ही अपनी जितनी भी कोलैबोरेटिव कंट्रीज़ होती हैं इनको एक टेक्निकल असिस्टेंस देने का भी काम यहाँ पर आईएमएफ हमें करता हुआ नज़र आता है। अलॉन्ग विद दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के अलावा आईएमएफ एक सर्विलेंस बॉडी की तरह भी काम करता है, एक कैपेसिटी डेवलपमेंट की तरह भी हमें काम करता हुआ नज़र आता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे और हम बात करेंगे मीजल्स वायरस के बारे में। 11 लाख चिल्ड्रंस को इंडिया ने मिस किया है पहला मीजल शॉट इन 2020 और ये खुलासा हुआ है एक रिपोर्ट के ज़रिए। चलिए चर्चा कर लेते हैं हुआ क्या है। इंडिया टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ में से निकल कर आया है जहां पर सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस जो हैं जिन्होंने मिस किया है मीजल्स के शॉट्स को। मीजल्स के आउटब्रेक की बात करें तो 37 कंट्रीज़ में इंडिया ने सबसे ज़्यादा आउटब्रेक्स यहाँ पर देखे हैं। हम अगर बात करें रिकॉर्डेड एस्टिमेशन की तो लगभग 40,967 से भी ज़्यादा मीजल्स के केसेस केवल और केवल हमें 2022 में इंडिया में देखने के लिए मिले हैं। ऐसे में हमारे यहाँ मीजल्स के इम्यूनाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज हमें सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो मीजल्स का जो इम्यूनाइजेशन है वो भी ड्रॉप हुआ है और इसका जो पूरा का पूरा डिक्लाइन है वो लगभग 18% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। इंडिया में अगर हम एस्टिमेशन की बात करें तो इंडिया अलॉन्ग विद द WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स यहाँ पे मीजल्स को इन्होंने टारगेट किया था हमने कि हम 2023 तक एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। लगभग 11 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने मीजल्स का जो टीका है, जो वैक्सीनेशन है, उसको यहाँ पर मिस कर दिया है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट इज़ मीजल्स।
मीजल्स की बात करें तो मीजल वायरस है जो कि एक एनवलप्ड है राइबो न्यूक्लियस एसिड वायरस ऑफ जीनस मॉर्बीविलिस का। मीजल्स की बात करें तो एक हाईली कंटेजियस वायरस आपको देखने मिलता है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इससे हैम्पर हो सकता है। इस वायरस की वजह से अगर हम बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो यहाँ पर हैम्पर हो जाता है और ग्रेजुअली ये पूरी की पूरी बॉडी में यहाँ पर फैल जाता है। चलिए, इसी के अलावा एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि रुबेला एक टर्म आप यूजुअली सुनते हैं। यूजुअली जो जर्मन मीजल्स है इसी को ही रुबेला के नाम से भी जाना जाता है। अगेन इट इज़ अ कंटीजियस माइल्ड वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि यूजुअली आपको बच्चों में या यंग एडल्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन अगर हम रुबेला की बात करें तो ये यहाँ पर एनवेलप्ड होता है विद द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या मीजल्स और रुबेला सेम होते हैं। आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, दोनों की जो इलनेस है, जो सिम्टम्स हैं, रेड रैश यूजुअली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं अगर हम रुबेला और इसकी बात करें। लेकिन रुबेला एक डिफरेंट वायरस के थ्रू होता है जो, और मीजल्स दूसरे वायरस के थ्रू होता है। अगर हम रुबेला की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है या बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है जैसा कि आपको मीजल्स में देखने के लिए मिलता है। यूजुअली अगर हम मीजल्स की बात करें तो इसकी वजह से मेजर जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो ब्लाइंडनेस, एंसेफेलाइटिस, सीवियर डायरिया, ईयर इन्फेक्शन या निमोनिया के होने के चांसेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो देखिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है मीजल्स वायरस के लिए। अलग अलग कॉम्प्लिकेशन मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स की यहाँ पर मदद ली जाती है। स्पेशली अगर हम बात करें तो इसको मम्स या फिर रूबेला वैक्सीन्स के थ्रू ही ट्रीट किया जाता है। जो फर्स्ट डोज है इसको यूजुअली 1 साल की उम्र में दिया जाता है। दूसरी डोज की बात करें तो स्कूल की स्टार्टिंग में दिया जाता है। और आगे आने वाली डोज की अगर हम बात करें तो इसे 4 से 6 साल का जब कोई बच्चा हो जाता है तब इसे दिया जाता है। इसकी वजह से एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी हमें बच्चे में देखने मिलती है और जितना ज़्यादा हाई वैक्सीनेशन कवरेज होता है उतना ही ज़्यादा इसके प्रिवेंशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो 2001 में मीजल्स और रूबेला इनिशिएटिव, जिसे M&R इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, इसे ग्लोबल पार्टनरशिप के थ्रू लॉन्च किया गया था बाय द अमेरिकन रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यूनिसेफ एंड WHO। वहीं MR वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग इसका टारगेट लिया गया था कि 9 महीने से लेकर 15 साल के बच्चों को MR के फर्स्ट शॉट यहाँ पर दिए जाएंगे अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मिशन इंद्रधनुष एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जिसमें हम ऑलमोस्ट फेल होते हुए नजर आए हैं बिकॉज 11 लाख चिल्ड्रंस हैज मिस्ड देयर फर्स्ट डोज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज। चलिए, बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में। इसी के अंदर तो देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसे स्टार्ट किया गया था 1985 में बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर मोर्टालिटी जो रेट है, मॉर्बिडिटी रेट जो है चिल्ड्रंस में और प्रेग्नेंट वुमेन्स है, इसको यहाँ पर कम करना था अगेंस्ट दी 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। अगर हम इन 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस की बात करें तो आप याद रखेंगे ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, प्रोटोसिस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, meningitis due to Haemophilus influenza type B which is the HIV, मीजल्स, रुपेला, जापानीज एनसेफेलिटिस जिसे हम JE के नाम से भी जानते हैं, रोटा वायरस, डायरिया इसके अंदर पार्ट लिए गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन इंद्रधनुष को यहाँ पर चलाया गया ताकि मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो है चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। और दिसंबर 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम मिशन इंद्रधनुष चालू किया गया ताकि फुली इम्यूनाइजेशन यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। जितने भी बच्चे हैं 2 साल से नीचे की और प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको यहाँ पर प्रिवेंशन देना। इसके अंदर 7, जैसे आपको 7 रंग इंद्रधनुष के दिखते हैं उसी तरीके से मिशन इंद्रधनुष में भी 7 प्रकार की इम्यूनाइजेशन, 7 प्रकार की बीमारियों के अगेंस्ट यहाँ पर कवरेज दिया जाता है। अगर हम इन डिसीजेस की बात करें तो आप याद रखेंगे सबसे पहले डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस,
मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट इसके साथ जापानीज एंसेफेलाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के भी वैक्सीनेशन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया है हरियाणा गवर्नमेंट के एक डिसीजन को, जिसे 2020 में लिया गया था, जिसके अंदर 75% कोटा देने की यहाँ पर बात की जा रही थी इन दी प्राइवेट जॉब्स फॉर स्टेट रेसिडेंट। ये डिसीजन जो यहाँ पर आया है, ये इसमें बहुत सारी पिटिशंस लगी थी कि भाई यहाँ पर भी आप कोटा देंगे तो हाउ पीपल गोना वर्क, और इसी के तहत यहाँ पर लीगल रैशनलाइजेशन और क्रिटिसिज्म को देखते हुए इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करें तो हमें 3 चीज़ों पर यहाँ चर्चा करनी है। यहाँ पर जब डिसीजन आया गया तो कुछ बातें की गई। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14 की बात की गई। आर्टिकल 14 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द स्टेट रेसिडेंसी में लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, हर इंडिविजुअल को जो कि दूसरे यहाँ से राज्यों से होकर आते हैं। वहीं दूसरी बात यहाँ पर बात की गई आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को लेकर, जो कि राइट टू प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन की बात करता है, किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस की बात करता है। इस तरीके का प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना किसी भी इंडिविजुअल के इस पर्टिकुलर राइट का हनन है। इसी के अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड मूवमेंट की भी बात की गई। दैट मीन्स आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई को यहाँ पर चर्चा में लाया गया और सब क्लॉज डी को भी यहाँ पर चर्चा में लाया गया कि रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं दीज प्रायोरिटाइज स्टेट रेसिडेंट में impede the freedom of individual to choose their place of residence and employment। और सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया था आर्टिकल 15 जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल 21 भी यहाँ पर चर्चा में लाया गया जो कि किसी भी व्यक्ति की राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक क्रिटिकल एस्पेक्ट हो जाता है इंडिविजुअल लाइफ का, और इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट रेसिडेंसी, ये यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट का हनन करेगा। अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल 16 जो कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, वाइल इट्स प्राइमरी अप्लाई टू स्टेट पॉलिसीज अफेक्टिंग द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, जिसमें इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। सो ओनली दीज आर्टिकल यू हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट आर्टिकल 14, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई एंड डी, आर्टिकल 15, 21 एंड 16। चलिए moving on to the next article of the day, RBI tightening of unsecured loans, बैंक में need 84,000 करोड़ exceed capital। हुआ क्या है समझ लेते हैं सारी चीज़ों को चर्चा में। बैंकिंग इंडस्ट्री यहाँ पर शायद एडिशनल 84,000 करोड़ का एक्सेस कैपिटल यहाँ पर इनको चाहिए होगा, जिसमें 5% इंक्रीज ओवर द एग्जिस्टिंग 15.2 लाख करोड़ कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। ये जो रिजल्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन की वजह से आया है टू रेज द रिस्क वेट ऑन बैंक एक्सपोजर टू कंज्यूमर क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। चलिए हम इस पूरे आर्टिकल में से केवल और केवल एक चीज़ को समझने वाले हैं विच इज़ दी CRAR। CRAR विच स्टैंड्स फॉर कैपिटल टू रिस्क वेटेज असेस्ड रेशियो कि अगर हम बात करें तो इसे कैपिटल एडिकेसी रेशियो या कार के नाम से भी जाना जाता है। ये की फाइनेंशियल मैट्रिक है जिसका यूज़ किया जाता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा बैंक्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एबिलिटी देखने के लिए कि कितने लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जिसे इम्पोज किया जाता है बाय द फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ टू एंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन अ सफिशिएंट लेवल ऑफ कैपिटल रिलेटिव टू कवर देयर रिस्क एक्सपोजर्स। CRAR की बात करें तो इसको परसेंटेज में यहाँ पर डिनोट किया जाता है और इसको कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग बैंक्स कैपिटल बाय इट्स रिस्क वेटेज असेस्ड। अगर हम इसको कैलकुलेट करने की बात करें तो CRAR का कुछ एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, which is the tier 1 capital plus tier 2 capital divided by the risk minus weight asset। tier 1 capital की बात करें तो इसको हम
कोर कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर बैंक की कॉमन इक्विटी हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। वहीं अगर हम टायर 2 की बात करें तो इसके अंदर सबऑर्डिनेट डेब्ट्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनके अंदर लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। रिस्क वेटेड एसेट्स की बात करें तो ये जो डिनोमिनेटर आपको देखने मिल रहा है CRAR फॉर्मूला का, ये एक तरीके का सम है ऑफ ऑल दी एसेट्स जो कि बैंक बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जबकि इसमें पूरा का पूरा रिस्क एडजस्ट कर दिया जाता है। ओके, और इसके बाद फाइनली यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस समझे तो CRAR एक क्रूशल मेजर हो जाता है बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। ये बैंक को एक बड़ा कुशन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने लॉसेस को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, किस तरीके से इंसॉल्वेंसी या रिस्क को यहाँ पर कम कर सकते हैं। साथ ही बैंक की एबिलिटी को बताता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में बैंक्स यहाँ पर अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मूविंग ऑन टू द मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे, हियर आर 2 very important question. One is related with the COVID-19 pandemic. Another one question is the NB related with the NBFC. What all you have to do, आपको करेक्ट आंसर लिखना है और इसका फोटो क्लिक करके नीचे दिए हुए लिंक पर अपने आंसर्स को अपलोड कर देना है। वी विल चेक, वी विल असेस एंड वी विल लेट यू नो कि आपको क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू एंड सी यू टुमारो।